प्रिय छात्रों, मैं दशरथ वर्मा अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी में आप सबका स्वागत करते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी क्लासेस के पिछले वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस में आपको पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित आपको वीडियो दिया गया, जिसमें न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियाँ में आपको बताया गया दो, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में आपको बताया गया मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और जंतु संपोषण। आज के वीडियो में आपको प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से संबंधित आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर प्रकाश धन संश्लेषण। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण उसके नाम से है। यह क्रिया उन जीवों में होगी जिनमें प्रकाश के संश्लेषण की क्षमता पाई जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है? केवल स्वपोषी जीवों में होती है। स्वपोषी जीव, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि स्वपोषी जीव किसे कहा जाता है? हरे पौधों में। किसको कहा जाता है? हरे पौधों पर। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? परिभाषा है प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है जो हरे पौधों में होती है। किसमें होती है? जो हरे पौधों में होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा हरे पौधे रासायनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा अपनी जैविक क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। आइए दूसरी परिभाषा प्रकाश संश्लेषण की। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों की सहायता से अपने पर्णहरित भाग पर सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करने की क्रिया और इसके बदले में ऑक्सीजन के मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? आइए फिर से देखते हैं। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों की सहायता से अपने पर्णहरित भाग पर सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में संचित करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए इसे समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो समीकरण, इक्वेशन, समीकरण। तो 6CO2 क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट, ऊपर क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऊपर क्या है? सूर्य का प्रकाश। नीचे क्या है? पर्णहरित। नीचे क्या है? पर्णहरित। नीचे क्या है? पर्णहरित। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनेगा? कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। C6H12O6, C6H12
O6, इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। और क्या बनेगी? +6CH2O +6CH2O +6O2 +6O2। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण है, जिसमें क्या है? 6CO2 + 12H2O प्रेजेंट ऑफ सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6। एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। और क्या बनेगी? जल बनेगी। और क्या बनेगा? 6CO2 बनेगी। एक ग्लूकोज क्या है? पौधों की कोशिकाओं में संचित हो जाएगी और इसके जारण से, इसके श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होगी और यह ऊर्जा पौधों में होने वाली जैव क्रियाओं के काम आएगी। पौधों में होने वाली जैव क्रियाओं के काम आएगी। और जो अतिरिक्त ग्लूकोज होगी वो मंड के रूप में पौधों के विभिन्न भागों, जड़, तना, पत्तियों, पुष्प एवं कलियों में संचित हो जाएगी। और ऑक्सीजन गैस क्या है? पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाएगी। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। और O2 का, H2O का क्या होता है? अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है। अर्थात ये ऑक्सीजन क्या होती है? ये ऑक्सीजन किसमें टूट जाती है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाती है। और ये हाइड्रॉक्सिल आयन पुनः हाइड्रोजन आयन और OH, हाफ OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हाफ OH दो अणुओं से संयुक्त होकर ऑक्सीजन बनाएगा। और ऑक्सीजन एक गैस के रूप में रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगी। और जो हाइड्रोजन आयन है वो CO2 से अपचयित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? पहला क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसे क्या कहा जाता है? CO2। इसे क्या कहा जाता है? CO2। दूसरा आवश्यक पदार्थ क्या है? जल। दूसरा आवश्यक पदार्थ क्या है? जल। इसे क्या है? इसे H2O। इसे क्या कहा जाता है? H2। तीसरा आवश्यक पदार्थ क्या है? तीसरा है पड़हरिम। तीसरा क्या है? पड़हरिम। इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और चौथा आवश्यक पदार्थ है सूर्य का प्रकाश। चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या इसे कहा जाता है सनलाइट। इसे क्या कहा जाता है? सनलाइट। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या होता है? जल, तीसरा होता है पड़हरिम या क्लोरोफिल, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। यदि इन चारों पदार्थों में से एक पदार्थ को अगर अनुपस्थित कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है।
क्या हो जाती है, बंद हो जाती है या धीमी पड़ जाती है। यह क्या हो जाती है, यदि इन पदार्थों में से रॉ मटेरियल में से किसी पदार्थ की कमी पड़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पहला आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा पढ़रिम और चौथा क्या है, सूर्य का प्रकाश। आइए अब कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में या वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसके पहले वाले आपको वीडियो में बताया गया कि ये कितना होती है, 0.03% होती है, 0.03%। और ये जल कहाँ से मिलता है पौधों को, मृदा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मृदा से। कहाँ से मिलता है, ये मृदा से मिलता है। जल कहाँ से मिलता है, मृदा से मिलता है। और मृदा से किस जल का उपयोग पौधे करते हैं, केशिका जल का करते हैं। किस जल का प्रयोग करते हैं, केशिका जल का। किस प्रयोग का करते हैं, किस जल का प्रयोग करते हैं, केशिका जल। केशिका जल किसे कहते हैं, जो मृदा के संगठन में, मृदा के कणों के बीच में जो नलिका या केशिका बनती है, उसके बीच में जो जल पाया जाता है, उसी जल का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तीसरा क्या है, पढ़रिम। पढ़रिम कहाँ पाया जाता है, सामान्यतः या पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। और तीसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है, हमारे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में पाया जाने वाला एक क्या है, तारा है, जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। इसी तारे में क्या है, इसके पहले आपको बताया गया कि तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से सूर्य एक तारा है जो प्रकाशमान है। और इसी सूर्य के प्रकाश से इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सब ऊर्जावान हैं। और किसी भी क्या है, किसी भी अंतरिक्ष में सूर्य के अलावा किसी में भी इतनी ऊर्जा नहीं है। इसी सूर्य की ऊर्जा से सभी ऊर्जावान है। तो आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है 0.03%। इसकी हमारे वायुमंडल में संतुलन कैसे बना रहता है, जितने भी जीवधारी हैं वह श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त करते हैं और श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं के श्वसन के द्वारा मुक्त होती है, जिसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में पौधों और जंतुओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख घटक है, पहला घटक। दूसरा क्या है, जल। दूसरा क्या है, जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए दूसरा रॉ मटेरियल कौन है, जल है। जल पौधे कैसे लेते हैं, हम जानते हैं पौधे क्या है, स्थिर है। पौधे पृथ्वी के स्थिर जीव हैं, केवल जलीय पौधों को छोड़कर। तो ये पौधे क्या करते हैं, जो स्थलीय पौधे हैं ये जड़ों द्वारा पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं। तो ये जड़ें क्या होती हैं, जड़ें किससे बनती हैं, बीज के किससे बनती हैं, मूलांकुर से बनती। तो ये जड़ें क्या होती हैं, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें। और क्या होते हैं, इन जड़ों के ऊपर क्या है, एक कोशिकीय असंख्य संख्या में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। और इन मूल रोमों द्वारा जो मृदा के कणों के बीच में जो केशिका जल पाया जाता है वो अवशोषित किया जाता है। किस कारण अवशोषित किया जाता है, परासरणीय दाब भिन्नता के कारण वो अवशोषित किया जाता है, जिसमें केशिका जल का परासरण दाब 1 ppm से कम होता है, जबकि मूल रोमों की कोशिका का जो रिक्तिका रस का परासरणीय दाब होता है वो क्या होता है, 3 से 4 pm होता है, 3 से 4 pm होता है। इस परासरण दाब भिन्नता के कारण परासरण क्रिया द्वारा जो केशिका जल होता है वो मूल रोमों की कोशिकाओं रिक्तिका रस में आ जाता है
और रिक्तिका रस में आने से इसी परासरण दाब भिन्नता के कारण ये अवशोषित जल जड़ों की एपिब्लेमा और कार्टेस कोशिकाएं इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से होते हुए प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम से होते हुए एक केशिका के रूप में संसंजन बल के कारण पौधों में अधिकतम ऊंचाई पत्तियों तक चढ़ता रहता है। इसी जल का उपयोग पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। अब अगला तीसरा है पढ़हरिम। तीसरा क्या है? हम जानते हैं ये पढ़हरिम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये पढ़हरित में क्या पाए जाते हैं? जब पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पढ़हरित क्या है? द्विस्तरीय गोलाकार क्या है? कोशिकांग होते हैं। तो इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? सिक्कों के तहों के रूप में क्या पाए जाते हैं? ग्रेनम कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनम कण पाए जाते हैं। और एक ग्रेनम कण एक दूसरे के रूप ऊपर ईंट के चट्टों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक दूसरे ग्रेनम कण स्ट्रोमा लैमली द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन ग्रेनम कणों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से ये पढ़हरित के अणु जो होते हैं उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। ये उत्तेजित अणु पढ़हरित के उत्तेजित अणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जल के अणुओं का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं और जल का अणु हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। यही कार्य कौन करता है? पत्तियों में उपस्थित पढ़हरिम करता है। पढ़हरिम क्या करता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन जो पढ़हरित के अणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? जल के अणुओं का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं और जल का अणु हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। और पढ़हरित का प्रकाश संश्लेषण का चौथा रॉ मटेरियल है सूर्य का प्रकाश। हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। बैनी, आह, पी, नाला, बिब, ग्योर। जिसमें होता क्या है कि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती। क्या होती हैं? हरे रंग की। तो सबसे कम या ना के बराबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग में होती है और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में होती है। किसमें होती है? लाल रंग में होती है। इस प्रकार जो सूर्य के प्रकाश में जो लाल रंग होता है वो क्या होता है? पौधों में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या है? जो लाल रंग के प्रकाश की वेवलेंथ होती है 680 तरंग दैर्घ्य की, इसी को पढ़हरित के अणु अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद उत्तेजित होते हैं और इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। इस प्रकार ये जल के अणुओं का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? 4 रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है जल, तीसरा है पढ़हरिम और चौथा है सूर्य का प्रकाश। अब ये वीडियो हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको इन रॉ मटेरियल की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, इससे संबंधित आपको प्रयोग अगले वीडियो में दिखाएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो का अवलोकन करके अपनी आने वाली बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाएं। जय हिंद, जय भारत।